आप पेट्रोल पंप के ऊपर गए और आपने पेट्रोल डलवाना शुरू किया अपनी गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर, और कैसा हो अगर मैं ये कहूं कि उसी पेट्रोल ने आपकी गाड़ी को खाना शुरू कर दिया, या उसी पेट्रोल की वजह से आपकी गाड़ी के अंदर जंग लगना शुरू हो गया और कुछ ही टाइम के बाद आपकी पूरी की पूरी गाड़ी खत्म हो गई। मैं किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज के बारे में आपको मिसलीड नहीं करने वाला हूं, बशर्ते आप शुरुआत से लेकर के आखिरी तक इस पूरे के पूरे वीडियो को जरूर से जरूर देखना। आपको बहुत मजा आएगा और साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 के अकॉर्डिंग और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का टारगेट यह है कि 2025 तक 20% एथेनॉल का ब्लेंड किया जाए पेट्रोल के अंदर, जो कि टारगेट पहले 2030 तक का था। अब यह बात बहुत ही स्वाभाविक है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि भैया ऐसा गवर्नमेंट कर क्यों रही है, या ये ब्लेंड होता क्या है और इससे फायदा क्या होने वाला है, या सिर्फ फायदा ही होगा कि नुकसान भी होगा। तो आइए अब आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 सिटीज में से 6 इंडिया की सिटीज है जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज है। आपकी दिल्ली जो हमारी कैपिटल है ना देश की, वो भी उनमें से एक है। कुछ स्टडीज के मुताबिक अगर बात करें तो 20% जो है वो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के द्वारा ही पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन जो है वो विश्व के सामने अब इस टाइम सबसे बड़ी चुनौती है, और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का ध्यान भी जाएगा इसकी तरफ, और इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है कंट्रीज के ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। तो इसी के चलते 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन वाला देश इंडिया को बनाना है, ऐसा टारगेट लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब इंडिया के अंदर 98% फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला वगैरह हो गया। सिर्फ 2% बायोफ्यूल का इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि हमारे देश के अंदर तेल के कुएं तो है नहीं, तो भाई बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो 2022 की तो 119 मिलियन डॉलर का खर्चा किया था गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल के ऊपर इंपोर्ट करने के ऊपर। तो देखिए कितना बड़ा एक विदेशी मुद्रा भंडार इंडिया का खर्च हो जाता है उसमें। ये 119 बिलियन जो खर्च करे हैं ना, ये इंडिया की जीडीपी का लगभग 3.5% था। जाहिर सी बात है इंडियन रुपीज को भी बहुत सारा नुकसान होता है। तो अब भारत के पास इथेनॉल की ब्लेंडिंग के ऊपर ध्यान देने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो हो गया पॉल्यूशन और दूसरा हो गया कम से कम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया जाए। और जो अब इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है ना, मतलब कि 10% जो अभी भी हो रही है, उससे 53,000 करोड़ की बचत हुई है भारतीय गवर्नमेंट को। मतलब कि वो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहा। तो सोच करके देखिए जब 20% ब्लेंडिंग होनी शुरू होगी तो लगभग मुनाफा डबल हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये इथेनॉल भला क्या है। इथेनॉल दरअसल दोस्तों एक अल्कोहल है जिसका केमिकल नेम इथाइल अल्कोहल है। ये वही अल्कोहल है दोस्तों जो कि ज्यादातर अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर, शराब वगैरह के अंदर मिलाई जाती है, पाई जाती है। वैसे तो इसके बहुत सारे यूज होते हैं, मेडिसिन वगैरह के अंदर भी यूज होते हैं, शराब में भी, लेकिन जो इसका मेन यूज है हमारे लिए वो तो फ्यूल का ही है। इथेनॉल का यूज हम डायरेक्ट फ्यूल के तौर पर भी कर सकते हैं, या इथेनॉल को पेट्रोल या डीजल के साथ मिक्स करके भी यूज किया जा सकता है। मिक्सिंग के इसी प्रोसेस को इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस कहते हैं। अभी इंडिया के अंदर मात्र 10% ब्लेंडिंग हो रही है इथेनॉल की पेट्रोल के साथ में। मतलब कि जो आप फ्यूल डलवाते हैं उसमें 90% पेट्रोल होता है, 10% ये इथेनॉल होता है। इसीलिए इसको E10 पेट्रोल भी बोलते हैं। अब ये इथेनॉल आता कहां से वो बताते हैं। इथेनॉल को वैसे तो आप केमिस्ट्री लैब के अंदर हाइड्रेशन नाम के रिएक्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इथेनॉल हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा। तो इसके लिए हम एक फर्मेंटेशन नाम का प्रोसेस यूज करते हैं। फर्मेंटेशन आपको सभी को पता ही होगा। फर्मेंटेशन और कुछ नहीं होता, जो आपके गन्ने हो गया, मकई हो गया, जौ वगैरह हो गया, उनके अंदर जो शुगर होती है, चीनी होती है, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह, उनको खमीर या यीस्ट के माध्यम से अल्कोहल के अंदर बदलने के प्रोसेस को बोलते हैं। अधिक से अधिक इथेनॉल को बनाने के लिए अधिक से अधिक गन्नों की जरूरत पड़ेगी, मक्का की जरूरत पड़ेगी, जौ इत्यादि की जरूरत पड़ेगी। तो इससे होगा क्या, इससे किसानों का भी काफी भला होने वाला है। आपको यह बताना भी बेहद जरूरी है, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में काफी सारी CO2 भी उत्पन्न होती है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार इथेनॉल बनाने के अंदर तो CO2 प्रोड्यूस होती है, तो ये एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली कैसे हुआ। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये एक तरीके का साइकिल होता है। CO2 ये वही होती है जो कि पेड़ पौधों ने जो एनवायरमेंट से अब्सॉर्ब किया था, ये वही उतनी ही मात्रा की CO2 है। और वैसे भी जब इथेनॉल को बर्न किया जाता है तो जो ये CO2
CO2 प्रोड्यूस करता है ये काफी कम मात्रा में होती है बजाय कि आपकी पेट्रोल या डीजल गाड़ियों में, और उनके अंदर तो और भी बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं। दोस्तों एक रिसर्च की बात करें तो एक E0 मतलब कि जिस जहां पर प्योर पेट्रोल यूज होता है, या एक E20 जहां पर 20% का जो ब्लेंड इथेनॉल किया जाता है, वह बाइक के अंदर अगर यूज करते हैं तो लगभग 20% कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और अगर वही E20 अगर हम कार के अंदर यूज करते हैं तो वो लगभग 30% कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो देखिए कितना बड़ा फर्क यहां पर आ जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि लगभग 20 से 30% तक की एवरेज या माइलेज कहें वो कम निकालेगा जो एथेनॉल से गाड़ी चलेगी वो। और ये मैं E100 की बात कर रहा हूं, मतलब कि 100% अगर एथेनॉल से चलाते हो तो। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब 1875 के अंदर निकोलस ओटो ने जब पहली बार 4 स्ट्रोक इंजन बनाया था तो वो इथेनॉल के लिए ही तैयार किया गया था, मतलब कि उसको पेट्रोल से नहीं इथेनॉल से चलाया था। लेकिन उसके बाद बहुत भारी मात्रा में इथेनॉल के ऊपर टैक्सेस वगैरह लगा दिए गए, बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया इसकी प्रोडक्शन को, तो यहां पर इतना ज्यादा सक्सेसफुल ये नहीं रहा। बाद में 1920 के अंदर पेट्रोल की ऑक्टेन पावर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इथेनॉल को इस्तेमाल किया जाने लगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो नॉर्मल फ्यूल था उसमें भारी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से इथेनॉल की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी। और इथेनॉल की किस्मत का ड्रास्टिक चेंज तब हुआ जब ब्राजील जैसे देश ने मेन इसको फोकस में ला दिया कि भैया हम जो गाड़ियां चलाएंगे वो इथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ियां ही हम लोग अपने देश के अंदर यूज करने वाले हैं। 1970 के ऑयल क्राइसिस को देखते हुए 1975 के अंदर ब्राजील ने नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, और उसी प्रोग्राम की मदद से देखिए रिजल्ट उसका कि सन 2000 के अंदर उनके अंदर जो गाड़ियां आती थी, उनके देश के अंदर जो गाड़ियां आती थी वो लगभग 20% ब्लेंडेड एथेनॉल के साथ चलती थी, जो कि हमारा टारगेट है कि 2025 या 2030 तक हासिल करना। आज अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो वहां पर 27% ब्लेंड तो होता ही होता है, जो कि 85% तक भी ब्लेंड हो सकता है। यही कारण है कि ब्राजील में लगभग 90% गाड़ियां या बाइक्स ऐसी बिकती हैं जो कि फ्लेक्स फ्यूल से चलती हैं। अब फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल क्या होते हैं, ये किसी भी रेशियो के मोहताज नहीं होते। ये 100% इथेनॉल पे भी चल सकते हैं, 100% पेट्रोल पे भी चल सकती है, 50-50, 30-40 या कोई भी जो है ना वो रेशियो हो सकता है। इथेनॉल के मामले में फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां बेहद कामयाब है भैया, यहां पर इनकी तारीफ बनती भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इथेनॉल जो है वो सिर्फ फायदे नहीं लेकर के आता, काफी सारे नुकसान भी लेकर के आता है, कुछ एक प्रॉब्लम भी है इसके साथ में। अब वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। इथेनॉल के साथ में दिक्कत है उसका कोरोसिव नेचर। असल में इथेनॉल एक हाइड्रोस्कोपिक केमिकल है, जिसका मतलब है ये पानी को काफी अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से गाड़ियों के इंटरनल पार्ट्स के अंदर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, रस्टिंग शुरू हो जाती है। दूसरी समस्या है इथेनॉल की स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंसी, मतलब कि ये काफी घुलनसार है। जी हाँ, दूसरी चीजों के अंदर ये अपने आप को घोल लेता है, दूसरी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, जिसकी वजह से रबड़ के पार्ट हो गए या प्लास्टिक पार्ट हो गए उनके लिए भी थोड़ा सा खतरनाक है। और इसी वजह से ही E20 मतलब कि जो 20% की ब्लेंडिंग होगी उसके लिए मैन्युफैक्चरर को एक नए सिरे से गाड़ियों को तैयार करना पड़ेगा। इथेनॉल का ऑक्टेन लेवल भी काफी ज्यादा होता है पेट्रोल की बजाय, तो इस वजह से इंजन का कंप्रेशन रेशियो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए इतनी सारी कहानी के बाद में बात करते हैं कि भैया इस E20 ब्लेंडिंग का प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी गाड़ी के ऊपर, आपकी बाइक के ऊपर। दोस्तों इंडिया के अंदर जो शुरुआत के अंदर बाइकें आती थी, गाड़ियां आती थी, वो E0 के तहत डिजाइन करी गई थी। लेकिन 2008 के बाद में जो भी गाड़ियां आ रही है उनको E10 के हिसाब से लिया गया, मतलब कि जो अभी ब्लेंडिंग हो रही है ना उसको वो झेल सके आराम से। और दूसरी बात कि जो प्लास्टिक या रबड़ के जो पार्ट्स आते थे उनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। लेकिन ऐसे में अगर उन्हीं गाड़ियों के अंदर E20 अगर डलवा दोगे, मतलब कि 20% जो ब्लेंडेड फ्यूल है वो अगर आप डलवा दोगे तो वो हार्मफुल होगा ही होगा उनके लिए। 2014 के अंदर ARAI ने और IOC ने बताया था कि भैया लगभग आपकी गाड़ी 7 से 8% कम एवरेज निकालेगी अगर E20 फ्यूल डलवाया गया तो। हालांकि उसके अंदर ड्राइवेबिलिटी को लेकर के कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर बोल नहीं रहा कि भैया E10 वाली गाड़ियों के अंदर अगर हम E20 डलवा दें तो वारंटी वगैरह का क्या होगा, कुछ नहीं बताया उन्होंने अभी तक। गवर्नमेंट का सीधा सीधा कहना यह है कि भैया 2025 के बाद में E20 फ्यूल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे के अंदर सीधी सी बात यह है कि 2025 के बाद में गाड़ियां और भी ज्यादा महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। एक तो ये BS6 वाला ने काफी ज्यादा जो है गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है। दूसरा, अब मैन्युफैक्चरर्स को अगर चेंज करना पड़ेगा किसी भी गाड़ी के अंदर
अगर बदलाव करने पड़ेंगे तो उनकी तो कॉस्ट बढ़ गई ना, तो गाड़ियां और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी वहां पर। और यकीन मानिए ये बदलाव आएगा ही आएगा। तो अगर आप अभी गाड़ियां खरीद रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा संभल करके लीजिएगा। हो सके तो अभी अगर अपनी पुरानी गाड़ी के साथ ही गुजारा करना चाहते हैं तो गुजारा कर लीजिए भाई। मैं ऐसे ही आप लोगों को नहीं बोलता रहता कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तगड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जरा संभल के। अभी की गाड़ियों की सेल्स के ऊपर प्रभाव ना पड़े तो ये हमारा एक सोल्यूशन है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे कि जो आज के दिन गाड़ियां बिक रही है उनके लिए भी पेट्रोल पंप के ऊपर E10 वाला फ्यूल अवेलेबल रहेगा। नहीं तो लोग क्यों खरीदेंगे यार आज के दिन गाड़ियां, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी तक नहीं आई है भाई। तो ये था इथेनॉल के ऊपर हमारा एक पूरा का पूरा प्रॉपर टॉपिक। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। बड़ा टाइम लगता है इस टाइप के वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। आप लोगों की सपोर्ट की उम्मीद है मेरे को, इस टाइप के टॉपिक्स आगे भी आते रहेंगे। और प्लीज आप नीचे जो है कमेंट्स के अंदर अपनी कोई राय वगैरह है तो जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं 4 व्हीलर तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।